कंटिन्यू करो। रिटर्न गुड्स आ गया। रिटर्न गुड्स टू सप्लायर ए, सप्लायर ए को वापस किया तो डेबिट नोट बनेगा। क्या हो दिख रहा है अभी? एक मिनट, हाँ, एक मिनट। चार एंट्री हुआ था ना ये। हो रहा है? टैप करके देखो कि नहीं हो रहा है। अभी एक मिनट। देखो अभी। हम्म, हम्म, ये डेबिट नोट है ना। डेट ओरिजिनल इनवॉइस नंबर दिया है वहाँ पे। 1 जुलाई का था ना ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 249। नहीं नहीं देखो, यहाँ पे डाल दो। फर्स्ट जुलाई। इसका मोड चेंज करना पड़ेगा ना। डिटेल में क्या आता है? डिटेल में क्या आता है? अभी डिटेल छोड़ दिया ना, प्रोवाइड जी डिटेल। यहाँ पे क्या आता है देखो। हाँ, अब ये जो सब रिटर्न कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? नहीं उधर मत देखो, उधर कुछ नहीं है। यहाँ पे समझ लो ना पहले बात क्या है। गुड्स रिटर्न हो सकता है, मतलब डेबिट नोट बन रहा है अभी, उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये हाँ सेल्स कभी कभी डिस्काउंट बाद में दिया जाता है,
बाद में डिस्काउंट दिया तो उतना कॉस्ट कम हो गया। यहाँ पे जो हम आइटम दे रहे हैं मतलब वो आइटम वापस जा रहा है, तो वो सेल्स रिटर्न ही है, गुड्स वापस चला गया, तो 1 जो भी है 01 वो देंगे। और ये भेजने के बाद में सप्लायर क्रेडिट नोट देगा, तुम्हारा डेबिट नोट है, तो जब आ जाएगा तब उसका नंबर यहाँ पे डाल दो, उसका डेट यहाँ पे डाल दो। उसके लिए ये कॉलम है, ये डालना पड़ता है, भरना पड़ता है, एंटर। आगे से रेफरेंस वो 249 वाला है, 249। अब GSTR 2 में इसका इफेक्ट देखो, वो 2 में जाके नीचे आ गए क्रेडिट नोट। हाँ बस ये जो आप कर रहे हो अभी, जब GSTR 1 होगा तो ये 2 में दिखाएगा कि सप्लायर ने कौन सा इनवॉइस दिखाया, सप्लायर ने कौन सा क्रेडिट नोट अपलोड किया। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, देखने के बाद में अब ये 2 है, इसको एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे वाउचर, उसके बाद सेल स्टेटस है, सेल स्टेटस में जाके एक्सेप्ट, वो इनवॉइस मिल गया, एक्सेप्टेड लिखा। जो इनवॉइस मिलेगा उसको इस तरीके से एक्सेप्टेड देंगे, जो नहीं मिलेगा उसको पेंडिंग लिखेंगे, सेल स्टेटस पेंडिंग, इस तरीके से सेल स्टेटस बाद में आ गया तो एक्सेप्टेड। जब मिल जाएगा तो उसको एक्सेप्टेड कर देंगे, और नहीं है कोई भी तो उसको यहाँ पे क्लियर स्टेटस है, क्लियर हो गया। पेंडिंग, और ये दोनों हो गया करके यहाँ पे दिखाएगा कंप्लीटेड, रिकंसाइल हो गया। नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीट है ना, कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जितने अंदर वाउचर है सबका स्टेटस सेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे दिखाएगा रिकंसिलिएशन स्टेटस नॉट कंप्लीट। तो यहाँ पे किस लिए जाना पड़ता है कि यहाँ पे जाके पहले ऑनलाइन देखो GSTR 1 में ये इनवॉइस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो जितना इनवॉइस अपलोड हुआ उतना हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइनल हो गया। जो नहीं हुआ वो सप्लायर को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा इनवॉइस अपलोड क्यों नहीं हुआ, या रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि लेट किया अपलोड, इसके लिए नहीं दिखा रहा है, तो अगले महीने दिखाएगा, तो इसका क्रेडिट अगले महीने मिलेगा। सर अभी उसने लेट किया, समझो GSTR 1 10 तारीख को चलता है, उसने 15 तारीख को अपलोड किया है, तो अगले महीने क्रेडिट मिलेगा उसका। हाँ पर उसका जब पोर्टल पे अपने को देखना है तो 2A में दिखेगा। 2A में तो दिखता ही है ना, 2A में दिखता है, लेकिन इस चढ़ा है, हाँ 2A भी अगर उसने 11 तारीख लास्ट रहते हैं, हाँ 11 तारीख को भी किया, या उसका समझो IFF में मतलब वो क्वार्टरली रिटर्न कर रहा है, तो इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी ऐसा एक उसमें ऑप्शनल उसको एक फैसिलिटी दिया है, रिटर्न उसका क्वार्टरली है, लेकिन उसके रिसिपिएंट को अगर क्रेडिट मिलना चाहिए तो उसको 13 डेट दिया है, 13 तारीख दिया है क्वार्टरली रिटर्न वाले को। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको ऑप्शन है कि आप चाहे तो क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट कर सकते, मंथली भी कर सकते, क्वार्टरली भी कर सकते।
अगर क्वार्टरली किया तो पेमेंट जो लायबिलिटी का होगा वो मंथली करना पड़ेगा। मंथली पेमेंट नहीं किया तो क्वार्टरली पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझो इस महीने 1 लाख का पेमेंट है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, कोई कारणवश नहीं कर रहे हो पेमेंट, तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब रिटर्न करोगे क्वार्टरली तब पेमेंट कर लेना, लेकिन इस महीने का इंटरेस्ट था उतना इंटरेस्ट भर देना। ये एक्चुअली किस लिए किया कि काम तो चल रहा है, थोड़ा एडवांस दिया था लेकिन अभी काम चल रहा है तो पेमेंट नहीं है। पेमेंट नहीं है इसकी वजह से क्या होता है, 3B फाइल नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न करने के लिए पैसा नहीं है। GSTR 1 तो कर लिया, कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन 3B में पैसा भरना पड़ता है और पैसा नहीं है। पैसा नहीं है इसके लिए रिटर्न रुक जाता है। तो इसके लिए फिर अगर वो क्वार्टरली करेंगे तो हम पैसा जो भरेंगे इंटरेस्ट भी भरेंगे, पैसा नहीं होगा तो। छोटा बिजनेस है 5 करोड़ तक का तो उनके पास उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि पैसा नहीं आया तो जेब से पैसा डाल के काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब जगह है, उसका रेंट है, एम्प्लॉयज़ है, उनका सैलरी है, ऊपर से ये टैक्स है, सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते, उतना कैपिटल उनके पास एक्स्ट्रा नहीं होता, तो चल रहा है उसी में चला रहे। तो इसके लिए फिर ये गवर्नमेंट ने 5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है उनके लिए रिटर्न क्वार्टरली किया। रिटर्न क्वार्टरली किया तो मंथली अगर आप पेमेंट कर सकते हो तो करो, नहीं किया तो 3 महीने बाद विद इंटरेस्ट करो। और बात हुई रिसिपिएंट की, उसने तो क्या किया, सप्लाई लिया, लेकिन रिटर्न अब मेरा क्वार्टरली है तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक उसके 2B में 2A में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए, उसकी सुविधा के लिए एक ऑप्शनल फैसिलिटी दी हुई है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। वहाँ पे जाके मंथली इनवॉइस डाल सकते हो, नहीं डाला, रिटर्न नहीं किया तो कोई लेट चार्जेस वगैरह लगता नहीं है। 13 के बाद तो रिटर्न होता नहीं, 13 के बाद में IFF में इनवॉइस अपलोड होता नहीं, 13 लास्ट है। तब तक रिसिपिएंट को बेनिफिट देने के लिए सप्लायर अपना इनवॉइस उसमें डाल सकता है। ये महीने का 2 इनवॉइस था, 2 डालो, अगले महीने का 2 है, 2 डालो। अगर नहीं डाला तो जब रिटर्न क्वार्टरली होगा तो पूरी इनवॉइस उसमें डाल दो। लेकिन जब तक वो क्वार्टरली का पूरा इनवॉइस नहीं डालेंगे तब तक रिसिपिएंट का तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बस वो रुक जाएगा। अगर उसको रिसिपिएंट को अगर क्रेडिट देना है और तुमको तुम्हारा पेमेंट भी क्वार्टरली करना है, ये सारी चीज़ों के लिए सॉल्यूशन ये निकाला कि पैसा है तो पेमेंट करो, नहीं है तो पेमेंट क्वार्टरली करो। और बात रही रिसिपिएंट की तो IFF में ऑप्शनल फैसिलिटी है, डाल दो, नहीं डाला तो क्वार्टरली आपको डालना ही है। अब समझो 10 इनवॉइस क्वार्टरली में बना और 4 इनवॉइस ऐसा मंथली में डाल दिया, तो बचा हुआ इनवॉइस है वो जब रिटर्न क्वार्टरली होगा तो उसमें वो डाल देना सारे इनवॉइस, उसमें रिसिपिएंट को उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो इसके लिए फिर यहाँ पे देखना पड़ता है कि कौन सा इनवॉइस आया हुआ है, कौन सा नहीं आया। तो वो सामने वाला क्वार्टरली है, सप्लायर क्वार्टरली है या मंथली, तो उसने लेट रिटर्न किया तो रीज़न क्या है। तो वैसे करके फिर वो कितना ITC आपका इस महीने में आप क्लेम कितना कर सकते हो ये समझने के लिए उसको स्टेटस सेट करते हैं। स्टेटस सेट करने के बाद में मंथली जितने इनवॉइस होते हैं उसका हम जब देखते हैं यहाँ पे तो इसको वॉचर वाइज करके इसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल में लेते हैं, इसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल में लेंगे। एक्सेल है, एक्सेल नहीं है, इसको चेंज करेंगे। ये देखो ये एक्सेल है, ऑप्शन है क्या चाहिए इसमें, तो एक्सेल लिया। तो एक्सेल लेने के बाद में इसको कॉन्फ़िगर सेंड करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद
आ गया। अब जितना एक्सेप्टेड है उतना आप रखोगे, और जो पेंडिंग है, अब देखो ये पेंडिंग वाला था, तो पेंडिंग का अलग से नीचे पूरा डाटा आ जाएगा, और जो एक्सेप्टेड है उसका ऊपर आ जाएगा। मतलब कितना एक्सेप्ट हुआ वो अलग से मालूम पड़ेगा, कितना पेंडिंग है वो अलग से मालूम पड़ेगा, और जितना एक्सेप्टेड है उतने का क्रेडिट आप क्लेम करोगे 3B में। तो हर महीने में ये प्रोसेस करना पड़ता है। और क्रेडिट नोट है ना आगे, वो कर दो क्रेडिट नोट। हाँ, कस्टमर से वापस आ गया माल, दो नंबर का इनवॉइस था अपना, सेकंड जुलाई, कंटिन्यू ही कर दो। अब बायर ने कोई डेबिट नोट दिया था क्या? अगर बायर ने डेबिट नोट दिया था तो उसका नंबर वहाँ डालते। सेकंड नंबर का भी है ना अभी, उस दिन इनवॉइस नंबर था। सप्लायर ए कहाँ लिया, कस्टमर से आया ना वापस, क्रेडिट नोट है ना ये। पार्टी नेम जो है वो सप्लायर ए नहीं था ना, कस्टमर ए था। कस्टमर था ना उधर, कस्टमर सब, कस्टमर बी है ना नाम पार्टी का, वो गलत आ गया, इसके क्रेडिट गलत आ गया, कस्टमर बी। अब रजिस्टर 1 में इसका इफेक्ट दिखेगा क्रेडिट नोट का, 3B में भी दिखेगा इसका इफेक्ट, देख लो।
F12, yes. थ्री बी का फॉर्मेट समझ में आ गया ना कैसे है? थ्री बी में क्या क्या फॉर्मेट में आता है? 3.1 में ए में है, 3.1 में ए में है, उसको एंटर कर दो, उसको एंटर कर दो। ये समरी है ना, एंटर कर दो उसको 111 वाले पॉइंट को, ए वाले पॉइंट को। हाँ, इसमें देखो समरी है, तो सप्लाई हुआ वापस आया, फाइनली कितना लाइबिलिटी बना, फाइनल लाइबिलिटी वहाँ दिखाएगा वो। क्रेडिट नोट का इफेक्ट है कि नहीं वो पता नहीं चलेगा, कि वो अंदर उसने टैक्स इनवॉइस से क्रेडिट नोट एडजस्ट कर लिया। सेल हुआ था, मटेरियल वापस आ गया, तो उतना लाइबिलिटी कम हो जाएगा, उतना अमाउंट टर्न ओवर का कम हो जाएगा, तो उतना अमाउंट कम हुआ। पहले 189,000 था, 1,89,000, बाद में कम होके 1,50,000। हाँ, तो टैक्स भी कम हुआ उतना। बस कर दो इसके, बाकी आईटीसी उतना ही रहेगा, आईटीसी में कुछ चेंज नहीं होगा, लाइबिलिटी चेंज हुआ। थ्री 3.1, 3.2, आगे 4, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो बताया ना मैंने ये। स्किप कर दो, रजिस्टर 1 देखो, अभी रजिस्टर 1 देखो। अब इसमें ये B2B 4A 4B 4C 6B 6C क्या है, 5A 5B क्या है? नील रिटर्न 9 है, 1 to 9 पॉइंट वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। HSN का 12 है, डॉक्यूमेंट समरी 13 है। रजिस्टर 1 दिखा दो, अब देखो।
1 2 3 क्या है, नंबर और बाकी टर्नओवर वगैरह दिखाए, लीगल नेम। 4 में देखो 4A 4B और 4C। अब टैली में उसने किसे दिखाया, 4A 4B 4C 6B और 6C। पोर्टल में भी इसी तरीके से दिया हुआ है, पोर्टल में भी ऐसे ही है, जैसे पोर्टल में है वैसे यहाँ पे दिया है। जो नॉर्मल सप्लाई आपने किया होगा तो वो 4A में आएगा, नॉर्मल सप्लाई किया होगा तो 4A में आएगा। अदर दैन क्या बोला है, अदर दैन, हाँ रिवर्स चार्ज है तो 4B में आएगा। आप लीगल सर्विस दे रहे हो, सामने वाला टैक्स देने वाला है उसके ऊपर, वो B में डाल दो। और जो 4A 4B जो आप करते हो वो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर किया होगा तो 4C में आएगा। अब 5 है टैक्सेबल आउटवर्ड इंटरस्टेट सप्लाईज। इंटरस्टेट अगर है, इंटरस्टेट सप्लाईज किया कर रहे हो, वो भी किसे, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। और दूसरा इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड है तो उसको इंफॉर्मेशन इनवॉइस वाइज चाहिए, डायरेक्ट किया है या ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू किया है, दो कैटेगरी उसमें भी। देखो यहाँ पे लिखा है इसको, तो इसको लार्ज लिखा है, लार्ज, और यहाँ पे स्मॉल। तो यहाँ पे क्या आएगा, IGST आएगा, स्टेट के बाहर है, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे इनवॉइस, जैसे हमने इनवॉइस डाला है वैसे ही वहाँ पे इनवॉइस अपलोड करना पड़ता है। कौन सी नंबर का इनवॉइस था, कितनी अमाउंट थी, वो इनवॉइस अपलोड करना पड़ता है। और बाकी B2C स्मॉल जो है इसमें कोई इनवॉइस अपलोड नहीं करना पड़ता, इसमें कोई इनवॉइस अपलोड नहीं करना पड़ता। अब उसमें क्या करते हैं कि समझो आपका, एक मिनट, दस 12 15 20 40 कितना भी इनवॉइस बनता हो, अब एक मेडिकल स्टोर है, बराबर है, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर है, उनका दिन का कितना बिजनेस होता रहेगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख का बिजनेस डेली है, कितने इनवॉइस बनते होंगे, सपोज 1000 इनवॉइस समझो उनके डेली बनते हैं, तो 1000 इनवॉइस अपलोड डेली है तो 30 दिन के 1 महीने के इनवॉइस कितने होंगे, 1000 रोज के 30,000। हाँ, तो कम से कम 30,000 इनवॉइस है। और ये जो पूरा जो सप्लाई हो रहा है वो किसको हो रहा है, B2C को हो रहा है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, मतलब ये ITC लेने वाला पर्सन नहीं है, ITC उसको क्लेम वो लेने वाला पर्सन नहीं है। तो इसकी इंफॉर्मेशन इनवॉइस वाइज अपलोड करके किसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर B2C है तो सिर्फ यहाँ पे ये दो कि समझो 1 लाख इनवॉइस बने, उसमें टोटल कितना सेल हुआ, समझो वो सेल हुआ 50 लाख का, 50 लाख का सेल हुआ, उसमें 5% अमाउंट का सेल था 10 लाख, उसके ऊपर कितना CGST है, कितना AGST है, दे दो यहाँ पे। दूसरा 12% का सेल हुआ 10 लाख, कितना CGST है AGST है डाल दो। तीसरा 18% में, बाकी का 18% में हुआ 28 में कुछ नहीं है, तो ऐसे 3 रेट में पूरा अमाउंट डालना पड़ता है बस। तो वो सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा, सिस्टम कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे एंटर करेंगे तो अंदर इनवॉइस होगा, तो इनवॉइस नहीं दिखाएगा वो, जैसे यहाँ पे इनवॉइस दिखाता है, यहाँ पे इनवॉइस दिखाता है, वैसे वहाँ इनवॉइस नहीं दिखाएगा, सिर्फ परसेंटेज दिखाएगा। उसको एंटर करेंगे तो इनवॉइस दिखाएगा, क्योंकि वही चाहिए वहाँ पे डालने के लिए, रेट वाइज इंफॉर्मेशन वहाँ पे एक्सपेक्टेड है।
तो यहाँ पे इनवॉइस डिटेल 5 में है, वैसे 7 है ना, वो आगे 7 है। जीरो रेटेड में एक्सपोर्ट किया, कंट्री के बाहर सेल किया तो एक्सपोर्ट, और बी में एक्सपोर्ट और सेग में सप्लाई किया, मतलब ये इंडिया में ही सेल है, तो एक्सपोर्ट का अलग से कॉलम दिया है, एक्सपोर्ट का कॉलम अलग दिया है 6A का। बाकी ये इंडिया ही में बिक रहा है 4A 4B 4C, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं 6B 6C, तो ये B2B इनवॉइस में आता है। B2B रजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई हो रहा है वो 4A 4B 4C 6B 6C है, और जो इंडिया के बाहर जाता है उसके लिए 6A वो नीचे चला गया। इस तरीके से 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब आगे 7 देखो, 7 में रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स पूछा है, रेट ऑफ टैक्स 5%, 12 वो दो, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है वो बताओ, टैक्सेबल वैल्यू बताओ, और टैक्स कितना है CGST वो बता दो, बात खत्म। इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड नहीं होता है 7 में, केवल ये है कि इंट्रा स्टेट है तो 7A में, और इंटर स्टेट है तो 7B में। और यहाँ पे वैल्यू इंट्रा स्टेट में वैल्यू कितनी भी होने दो, 2.5 लाख के ऊपर नीचे कितने भी होने दो, इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट में किसको सेल कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड को, अप टू 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख है तो यहाँ पे रेट वाइज में वो इंक्लूड होगा। लेकिन अगर वैल्यू अबोव 2.5 लाख है तो वो चला जाएगा लार्ज में, वो चला जाएगा 5 नंबर पे। अब क्लियर हुआ? उसके बाद 5, 6, 7, 8 में नील रेटेड। अब नील रेटेड, एग्जाम्प्टेड और नॉन जीएसटी, जिसके ऊपर जीएसटी लगा ही नहीं सकते वो क्या है, नॉन जीएसटी। लेकिन नॉन जीएसटी एग्जाम में इंक्लूड हो जाता है फाइनली। लेकिन यहाँ पे दिखा कि कैसे, अगर इंटर स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर को है तो अलग दिखाओ, इंट्रा स्टेट रजिस्टर को है तो अलग दिखाओ, इंटर स्टेट रजिस्टर को है अनरजिस्टर को तो अलग दिखाओ, इंट्रा स्टेट अनरजिस्टर है तो अलग दिखाओ, और उसमें नील रेट अलग, एग्जाम्प्टेड अलग, नॉन जीएसटी अलग। तो 4 कैटेगरी में और 3 कॉलम हो गए। है तो सारा एग्जाम्प्टी, लेकिन नील रेट ये रेट स्पेसिफाई किया है। एग्जाम्शन सेक्शन 11 से उसको टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करेगी, उसको टैक्स के दायरे से बाहर रखा तो एग्जाम्प्टेड है। तो लेकिन वो दिखाओ अलग, नील रेट और नॉन जीएसटी एग्जाम में ही आ जाते हैं, सबको एग्जाम भी कहते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर 3 कैटेगरी है, एक प्योरली एग्जाम, दूसरा नील रेटेड, तीसरा नॉन जीएसटी, तो उसको अलग अलग पूछा गया है। 9 में देखो, अब इसमें टैली में देखोगे तो टैली में आपको 9 जो दिख रहा है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट ये दिख रहा है। अमेंडमेंट टू टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज डिटेल फर्निश इन रिटर्न फॉर अर्लियर टैक्स पीरियड, टेबल 4, 5 और 6 में, इंक्लूडिंग डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिफंड वाउचर्स इशूड ड्यूरिंग करंट पीरियड एंड अमेंडमेंट देयरऑफ। इसमें यहाँ पे पहले पूछता था डिटेल्स ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, शिपिंग बिल, जिसको बाद में सप्लीमेंट्री इनवॉइस देके अमेंड किया गया। तो 9A, 9B, 9C ये है। 10 में अमेंडमेंट है। 11 एडवांस रिसीव्ड हुआ, एडवांस रिसीव्ड हुआ तो एडवांस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है। गुड्स के लिए एडवांस लिया
तो कोई प्रोविजन नहीं है कि जिसका बचाना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन सर्विस का एडवांस लिया तो एडवांस की एंट्री कर दो, रिसिपेंट को कोई आईटीसी नहीं मिलता है, लेकिन सप्लायर को एडवांस लिया तो उसका टैक्स जमा करना पड़ता है। और जब इनवॉइस दिखाएगा तो एडवांस का अमाउंट उतना एडजस्ट करके बाकी का अमाउंट है वही भरना पड़ेगा। जब एडवांस लिया तो एडवांस के लिए 11 नंबर, एचएसएन वाइज समरी 12, 13 हम भरते नहीं है, जिसमें ये पूछा गया कि कितने इनवॉइस इशू किए वो बताओ, इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाइज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कितने वो बताओ, रिवाइज इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट कितना बनाया, पेमेंट कितना बनाया, रिफंड वाउचर कितना बनाया, डिलीवरी चलन जॉब वर्कर के लिए कितना है, ये इन्फॉर्मेशन है। डॉक्यूमेंट जो एंट्री हो रहे, वाउचर टाइप जो एंट्री हो रहे, उसकी नंबर ऑफ वाउचर कितने, उसका सीरियल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, टोटल नंबर कितने, कैंसिल कितने हुए, नेट इशू कितने हुए, ये सब पूछता है। ये फॉर्मेट है। एक बार बता के आपको याद नहीं रहेगा, मैं 2-3 बार बताऊंगा, लेकिन अभी क्या किया, जब जैसा अपना एक्सरसाइज चल रहा है हाँ मैं बताते रहूँगा। तो 1 में B2B, 2 में B2C। B2C के 2 टाइप है, एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज में इंटरस्टेट 2.5 लाख के ऊपर है तो लार्ज में आएगा, बाकी सारे B2C स्मॉल में। हाँ B2C स्मॉल में। तो दो टाइप रहते हैं कस्टमर के, एक रजिस्टर्ड कस्टमर और दूसरा अनरजिस्टर्ड। तो वैसे ही वहाँ पे अलग अलग कॉलम में इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी और बाद में उसका क्रेडिट नोट डेबिट नोट आता है। तो 4 में देखो, 4 में जो है ये रजिस्टर है और ये अनरजिस्टर्ड जो है ये 2.5 लाख के ऊपर है तो इनवॉइस वाइज आएगा, 2.5 लाख के नीचे है तो फिर यहाँ पे चला जाएगा किसमें, स्मॉल में। एक्सपोर्ट टैक्स लायबिलिटी एडवांस के लिए, एडवांस लेने के बाद में अगले महीने इनवॉइस बनेगा तो इनवॉइस ऊपर दिखेगा, इनवॉइस ऊपर दिखेगा और जितना एडवांस पहले दिया था उसका एडजस्टमेंट नीचे करेंगे। जैसे यहाँ पे 189 है और क्रेडिट नोट बनने के बाद में अमाउंट कम हुआ ना, वैसे इनवॉइस समझो 50,000 आपने एडवांस लिया, उसका टैक्स एडवांस में दे दिया, अब इनवॉइस बन रहा है 1 लाख का तो यहाँ 1 लाख दिखेगा ना, 50,000 तो पहले भर चुके हम उसके ऊपर टैक्स, तो फिर नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट में 50,000 जो पहले एडवांस दिया था वो यहाँ पे माइनस में दिखेगा। उतना अमाउंट कम करने के लिए इसमें उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी तब यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ कुछ करते नहीं, यहाँ दिखता है, समझिए। तो नील रेटेड में नील रेटेड, अब ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है कि माइनस में 9684, ये जो 9684 है इसमें ये मंथ के, अब इसमें देखो डेबिट में कितना अमाउंट है वो अलग से दिख रहा है और क्रेडिट का अलग से दिख रहा है। डेबिट में है वो सेल्स का है या परचेस का है, कल मैंने बताया था ना, कल मैंने बताया था ना, जो टैक्स कलेक्ट करना है आपको वो कलेक्ट ज़्यादा हुआ है या जो लायबिलिटी सप्लायर को दी है वो ज़्यादा है, परचेज ज़्यादा है। डेबिट है तो असेट होता है, क्रेडिट है तो लायबिलिटी होती है। असेट कब होगा, परचेज के ऊपर टैक्स दिया है उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे तो 24,552 ये सेल का होता तो क्रेडिट पे होना चाहिए था। अभी देखो मैं एंटर करता हूँ, उसके बाद देखो परचेज की अमाउंट देखो, परचेज की अमाउंट में 24 जा रहा है ना, और सेल में 3510, 13500, 2700 ये अमाउंट मिला के 19710 होता है।
अभी थोड़ा एक काम करते हैं, देखो एक थोड़ा ऐसा कन्फ्यूजन होता है ना ये, इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा क्लियरिटी के लिए जो एंट्री होती है, जैसे अभी परचेज किया था तो उसका क्या किया, मटेरियल वापस गया, तो यहाँ पे जो CGST AGST है ना परचेज के लिए, उसको इनपुट CGST और इनपुट AGST ऐसा लेजर बनाते हैं। तो देखो क्या फ़र्क आता है, क्या फ़र्क आता है वो देखो। आप एक ही लेजर में कर सकते हो, लेकिन कन्फ्यूज होता है जब पूछता हूँ मैं, समझ में नहीं आता क्या है। इनपुट CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, यहाँ पे भी चेंज करो। अब पता चलता है ना इसमें परचेज वाला कौन सा है, सेल वाला कौन सा है। अब परचेज ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हर चीज़ को आप याद नहीं रख सकते, इसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा काम बढ़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन इस तरीके से हम उसको करेंगे। अब जब भी हम लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के लिए 3B है। 3B में आप बताओ आपका लायबिलिटी कितना है। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको ईमानदार समझ रही है, आपके ऊपर विश्वास करेंगे। आप बता दो आपका लायबिलिटी कितना है, टैक्स कितना है, मतलब अमाउंट कितना है, टैक्स CGST कितना है, GST कितना है। तो जैसे वो बताता है उस महीने में वो अमाउंट वेब पोर्टल में, GST पोर्टल में, कॉमन पोर्टल में, लायबिलिटी रजिस्टर में चला जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। बाद में गवर्नमेंट चाहे तो उसके ऊपर उतना उसका जो बताया, सप्लायर ने कितना सप्लाई किया, इसने कितना लिया, इसने किसको क्या दिया, अगर गवर्नमेंट क्रॉस वेरीफाई करना चाहते तो अपने तरीके से वो करेगी। लेकिन अब जब उसने एंट्री किया तो वो चला जाता है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में, और ITC कितना है वो डिक्लेयर करेगा। तो जो इनपुट में है वो ITC है, ये ITC डिक्लेयर करेगा, इतना मेरा ITC है, 2B में इतना आ रहा है, तो उतना ITC चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अगर लायबिलिटी पे करने के लिए उसके पास क्रेडिट पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो वो कैश पेमेंट करेगा और फिर लायबिलिटी को पे करने के लिए क्रेडिट एज वेल एज कैश बैलेंस यूज़ करके लायबिलिटी का भुगतान कर देगा। तो 3 रजिस्टर जैसे ऑनलाइन होते हैं, जैसे आपका TDS होता है इनकम टैक्स का, आप क्या करते हो, TDS काट दिया सामने वाले ने, आप एक लेजर बनाते हो बैलेंस शीट में कि TDS 21-22 फिनेंशियल ईयर, उस फिनेंशियल ईयर में कितना अपना टैक्स जमा हो रहा है गवर्नमेंट के पास, और हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स भरना होता है। जितना TDS चला गया है उससे जो डिफरेंस पड़ता है एडवांस टैक्स जितना भरना चाहिए, उतना आप एस्टिमेट करके उतना एडवांस टैक्स भर देते हो। वैसे ही जो अमाउंट यहाँ पे आपकी लायबिलिटी में जाने वाली है, उसको पहले आप अकाउंटिंग करोगे कि वो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाने वाली है, तो वहाँ पे जो अमाउंट
ट्रांसफ़र होगी वो हम यहाँ पे भी दिखाएंगे हमारे लेजर में, हमारे बुक में, बुक्स ऑफ अकाउंट में कि ये हमने ट्रांसफ़र किया। तो वो 3 लेजर जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब देखो क्रिएट लेजर, ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा? CGST में, CGST लायबिलिटी रजिस्टर ये दिया। अब ये तो चला जाएगा वहाँ पे, ये लायबिलिटी होगी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, CGST लायबिलिटी रजिस्टर में चला जाएगा। करंट लायबिलिटी। अभी जो इनपुट टैक्स है वो CGST क्रेडिट लेजर। हो गया। अब देखो इसमें जो अमाउंट है, कितनी अमाउंट है? 9684। ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करनी है। लायबिलिटी की अमाउंट लायबिलिटी में चली जाएगी। एक मिनट, अब इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री करो वाउचर। अब ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है, CGST है, इसका बैलेंस अभी, बैलेंस क्या है उसका? CGST का, लायबिलिटी का क्रेडिट है, क्रेडिट है बैलेंस, डेबिट CGST बैलेंस दिखा रहा है 13608 दिखा रहा है, नीचे देखो 13608 हो गया नील। डेबिट AGST नील हो गया। अब इसको ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं? लायबिलिटी है ना, 13608 बैलेंस क्रेडिट दिखता है ना, लायबिलिटी है तो, लेकिन जब लायबिलिटी में था तो क्रेडिट बैलेंस था, तो इसके लिए उसको डेबिट दिया और ट्रांसफ़र करने के बाद में वो क्रेडिट में चला गया। अब बैलेंस शीट में देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से उसको शिफ्ट किया नीचे, अब इसको भी शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे? माइनस दिखा रहा ना यहाँ पे, मतलब वो असेट है।
कितना अमाउंट है? अब ये आप कब कर सकते हो? ये आप कब कर सकते हो? पूरा आपका 18,450 अगर 2B में आ गया है टाइमली तो पूरा क्रेडिट मिलेगा। लेकिन एक इनवॉइस आया, एक इनवॉइस नहीं आया, तो क्रेडिट कितने का ले सकते हो? दो में से ये जो इनवॉइस दिखा रहे, एक, हाँ, एक इनवॉइस आएगा, एक इनवॉइस नहीं आएगा, तो एक इनवॉइस का ही वहाँ पे क्रेडिट के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो हमने लिया है क्रेडिट उतना ही ट्रांसफर होगा। हाँ, जितना सप्लायर ने अपलोड किया उतना ही आपको क्रेडिट मिलेगा। अभी देखो इसमें फिर से दिखाता हूँ मैं। दो इनवॉइस है, इसमें से ये 7200 नहीं आया, 7200 नहीं आया। सेल, सेल, जर्नल, क्रेडिट नोट। ठीक है, परचेस है, परचेस है, ये है, इसमें से ये इनवॉइस भी नहीं आया। इसमें कितना अमाउंट है? 7200। इसको भी पे कॉपी करता हूँ, ये अलग से चाहिए मुझे। 7200 ये अभी क्रेडिट ले नहीं सकते, तो क्रेडिट कितने का ले सकते हैं? ये बाकी अमाउंट है, उतना क्रेडिट ले सकते हैं, तो इसमें कितना अमाउंट बनेगा? एक मिनट, कितना? 13,940 माइनस 2,700 11 को दो। ये क्या है? एलिजिबल क्रेडिट इतना होगा, और ये जो है जब अगले महीने आएगा तब उसको ले सकते हैं। तो इसको आप बोलेंगे अनयूटिलाइज क्रेडिट 7,200। बनाना पड़ेगा। हाँ, बनाएंगे ना। Unutilized credit। और ये कौन से महीने का है? जुलाई। हाँ, बना दिया।
क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट जाएगा? 11,250। और बचा हुआ कहाँ जाएगा? कितना? 2 पार्ट होगी ना, एक अभी मिल रहा है तो क्रेडिट में तुरंत जाएगा, दूसरा आगे जाएगा, लेकिन जब अपलोड करेगा सप्लायर तब। लेकिन हमारे लिए तो आसेट ही है, तो इसके लिए हमने उसको अलग रखने के लिए एक लेजर बनाया। ऐसे अप्रैल का होगा अलग डालेंगे, मई का अलग मालूम कैसे पड़ेगा कौन सा कब का है, इसके लिए ऐसा करना पड़ता है। हाँ, टाइप करो वैसे ही AGST, डेबिट में डेबिट करना पड़ेगा, AGST क्रेडिट लेजर। क्रेडिट कितना था पूरा? इनपुट में रहेगा ना वो, इनपुट CGST में कितना अमाउंट था? इनपुट CGST चूज तो करो। ये दोनों मिला के है ना वो 11,250 और 7,200 का हमने टुकड़ा किया दो, एक मिलेगा एक नहीं मिलेगा, और पूरा उसमें से ट्रांसफर करते हैं तो वही अमाउंट ले लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनपुट जो है 18,450 है, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो क्रेडिट कितना मिलेगा उतना ही क्रेडिट लेयर में ट्रांसफर कर। क्रेडिट मिला, हाँ 11,200 का नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। हाँ, जब अपलोड सप्लायर करेगा तब मिलेगा। लेकिन हमको बाजू में तो अकाउंट नहीं तो करना पड़ेगा कि ये अभी बाजू में पड़ा हुआ है, और जब हम उसको 2A में मैचिंग करते हैं तो उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं, तो किसका कितना बाकी है वो मालूम पड़ता है। समझो अगले महीने आपका 4 इनवॉइस रहेगा ये महीने, तो 4 इनवॉइस में से 3 इनवॉइस आ जाएगा, एक रहेगा, तो एक रहेगा तो बैलेंस पड़ा रहेगा जुलाई में। जब तक वो करता नहीं है तब तक आपका जुलाई का यहाँ बैलेंस रहेगा। जब वो कर देगा तो जिस महीने में करेगा उस महीने में 2B वो दिख जाएगा। 2B क्यों बना है? 2A में तो जैसे जब वो करता है तब दिखता है। अब उसने अप्रैल का इनवॉइस डाल दिया जुलाई में, तो वो अप्रैल के 2A में दिखता है, 2A में अप्रैल के ही दिखेगा। 2A क्या है? 2A ऐसा डॉक्यूमेंट है जब सप्लायर कुछ चेंज करता है, जिस महीने का डेटा चेंज करता है उस महीने के 2A में वो चेंज हो जाता है। 2B में ऐसा नहीं है। 2B में इस महीने में आप कितना ITC ले सकते हो, कितने इनवॉइस आपके आ गए हैं इस महीने के या पहले वाले कुछ चेंज हुए, उतना वो दिखाएगा 2B में। 2B का फायदा क्या है कि अगर समझो एक इनवॉइस जुलाई का पेंडिंग है, तो मुझे पहले जुलाई का 2A खोल के देखना पड़ता आया कि नहीं आया, 11 तारीख के बाद, 13 तारीख के बाद देखो आया कि नहीं आया। तो 14 को हम लोग सब करते ही। मैचिंग का काम कभी होता है 14 का होता है, क्योंकि 2B जनरेट होता है 13 को रात को, 11 तारीख तक 12 बजे तक GSR 1 चलता है। पहले 10 डेट था, बाद में वो 11 किया, तो 11 ही है अभी। 11 के GSR 1 आप 11 तारीख तक रात 12 बजे तक कर सकते हो, और IFF में 13 तारीख के रात 12 तक। उसके बाद प्रोसेस चालू होता है 12 बजे बाद वो जनरेट होता है 2B। तो 2B में फिर वो दिखता है। 2A और 2B जो है वो दोनों है, लेकिन 2A में जब भी कुछ चेंज हुआ तो 2A में रिफ्लेक्ट होता था। जब मुझे क्रेडिट लेना है तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मई का कुछ बाकी है, तो देखो 2A में मई का किया कि नहीं किया। अब जैसे वो जुलाई का रिटर्न कर रहा है या फिर अगस्त का करेगा, तो पहला इन्वॉइस बाकी है, तो हमने बोल दिया वो इन्वॉइस क्या हुआ था, तो वो बोलेगा वो दूसरे के नाम पे डाला था, अब आपके नाम पे अमेंडमेंट करके डालता हूँ। जैसे ही अमेंडमेंट वो सितंबर रिटर्न में कर देगा तो मुझे तुरंत दिखाई देगा, अगस्त में कर देगा तो फिर जब 2B दिखूंगा मैं तो उसमें दिखाई देगा आ गया है। तो मुझे अप्रैल का रिटर्न देखने की ज़रूरत नहीं। 2A अप्रैल का, मई का, जो जिस महीने का इन्वॉइस मेरा पेंडिंग है उस महीने के 2A में तो आ ही जाएगा, लेकिन 2B में इंटीमेशन हो जाता है कि उसने मई का अमेंडमेंट कर दिया। इसके लिए अब मेरे लिए वो
आईटीसी मिलने वाला है। तो अब वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमने उसको साइड में रखा, अनयूटिलाइज क्रेडिट में साइड में रखा। अब एंटर कर दो, बैलेंस शीट देखो। अब डिविडेंड टैक्सेस खाली हो गया, कुछ नहीं है ना, लायबिलिटी हमने ट्रांसफर की लायबिलिटी रजिस्टर में, और क्रेडिट ट्रांसफर किया क्रेडिट में। अनयूटिलाइज कितना है जुलाई का, बस। अब पे कितना करना पड़ेगा, अब पे कितना करना पड़ेगा, लायबिलिटी कितना है, कितना लायबिलिटी है, टाइप करो। 13608 लायबिलिटी है ना, इतना पे करना है। उसके अगेंस्ट क्रेडिट कितना एडजस्ट होगा, 11,200। हाँ कर दो माइनस 235 पेबल होगा। हाँ, तो अब इसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी, और एक इसकी और एक एंट्री करनी पड़ेगी। क्रिएट में जाओ, दो लेजर बनाओ, CGST पेबल, HGST पेबल। ग्रुप क्या होगा इसका आकाश, हाँ किसी को कुछ देना है तो असेट है या लायबिलिटी है, हाँ तो करंट लायबिलिटी। हो गया। अब एक जेबी पास कर दो, अब क्या क्या होगा जेबी, लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी कितना है रजिस्टर में, कितना है CGST लायबिलिटी रजिस्टर, ये पे करोगे ना, हाँ तो अमाउंट डाल दो। इसका बैलेंस क्रेडिट है, वो डेबिट में लेना पड़ेगा, हाँ तो ले लिया डेबिट HGST। उसके आगे क्रेडिट एडजस्ट करोगे, हाँ तो क्रेडिट का डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम क्रेडिट लेते हैं। कितना क्रेडिट है CGST क्रेडिट लेजर में, डाल दो ना, वो डाल दो उसमें, हाँ लेजर, हाँ 15,900। बस टाइप कर दो। लायबिलिटी ज़्यादा होगी, एक मिनट, वो जो 13,608 है उतना ही है अमाउंट है ना, एक मिनट देखो, पहले देखो, बैलेंस शीट में देख लो। हाँ तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट इतना ही होना चाहिए था, इसके सामने इतना ही डालना चाहिए था। डाल दो अभी। दो 208 क्यों लिया, 42 बाकी दिखा रहा है वहाँ पे, 50 है ना वो, 11,250 है ना, हाँ इंटर करो तब जीरो हो जाएगा। अब डिफरेंस है ना,
अब डिफरेंस में CGST पेबल, CGST पेबल में अल्ट सी करो 4716 डिवाइड बाय 2 और AGST पेबल बस ये पेबल है। अब बैलेंस शीट में देखो अब लायबिलिटी चली गई, क्रेडिट चला गया, बस अब पेबल में आ गया। ये आपने कब किया? 31 जुलाई को किया। जब पेमेंट करोगे तब पेमेंट की एंट्री होगी। 10 को करो, 15 को करो, 20 को करो। जब 20 जुलाई, अब ये जुलाई का है तो 20 अगस्त को पेमेंट होगा, उसके पहले पेमेंट होगा। हाँ, अब 31 को ही करो, अपना अपने को मालूम पड़े इसके लिए पेमेंट F5। हाँ, बैंक अकाउंट बना दो, चाहिए तो बैंक अकाउंट बना दो। HDFC बनाओ, ICICI बनाओ, SBI बना दो, ये भी चलता है। बस कंट्रोल है, बाकी कुछ नहीं। अब नीचे है ना स्टार्ट एडजस्टमेंट, ये नहीं होगा। हाँ, ऑटो फिल कर स्टार्ट पेमेंट, GST पेमेंट रेगुलर 1 जुलाई से 30 जुलाई, एंटर। CGST पेबल हमने बनाया है, नॉट एप्लीकेबल। कोई इंटरेस्ट लेट फीस होगी तो फिर अलग से लेंगे वो। अब नीचे यस कर दो। जब ये भर जाएगा तब चलन बनते हैं। तो चलन बनाया था तो चलन की जानकारी यहाँ पे डालने के लिए ये कॉलम है। चलन को डाउनलोड करके ये सब भरना पड़ेगा कि चलन दिया था तो NEFT किया था या बैंक में दिया था, नेट बैंकिंग किया था तो फिर नेट बैंकिंग किया, नेट बैंकिंग कौन से बैंक से किया, उसका CPIN चलन के ऊपर आता है। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पोर्टल जब चलन जनरेट करता है तो उसको एक नंबर देता है, चलन आइडेंटिफिकेशन नंबर, BRN UTR, पेमेंट डेट, ये सारी जानकारी चलन के ऊपर होती है। अब देखो बैलेंस शीट, बस उतना अभी बैंक अकाउंट से उतना कैश चला जाएगा और लायबिलिटी आपकी चलेगी। तो मैचिंग जो करने हैं, मैचिंग जब करेंगे तो मैचिंग करना ये मेन काम है, मैचिंग करना ये मेन काम है। अब ये सब मैं क्यों ले रहा हूँ आपका, अभी अपना काम चल रहा है। 11 तारीख को GST 1 होगा, 13 तारीख को IFA का डेट होगा, फिर 14 को मैं आपको दिखाऊंगा पोर्टल पे कि ये सारे इनवॉइस आ गए। कोई पार्टी का मैं दिखाऊंगा, उसमें आपके अकाउंटिंग बुक में क्या है, टैली में क्या एंट्री किया है, फिर उसको मैचिंग करो। मैचिंग करने के बाद यही करना होता है बस। केवल आपको पोर्टल किस लिए चाहिए, मैचिंग करने के लिए चाहिए। आपके पास जो परचेज का एंट्री हुआ है उसका सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किया कि नहीं किया, वो 2B में दिखाई देगा। तो लॉगिन करने के बाद में अंदर क्या क्या दिखता है, GSTR 1, GSTR 2A, 2B, 3B, ये सारी चीज़ें आप समझ लोगे ऑनलाइन क्या दिखता है। तो बाद में ये मैचिंग करने के बाद जो पेबल आएगा वो पे होगा और जो चलन बनेगा वो ऑनलाइन बनेगा। और जो आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया लायबिलिटी में वो वहाँ पे भी 3B में भरने वाले,
इतना लाइबिलिटी है। जो कॉलम देखा हमने वैसे ही कॉलम वहाँ पे होगा, यही अमाउंट को वहाँ डालना होता है 3B में। लेकिन 3B 20 तारीख को जाएगा, उसके पहले आपका 14 तारीख को मैचिंग होगा। 14 को मैचिंग करने के बाद में लाइबिलिटी के अगेंस्ट, लाइबिलिटी तो आपकी फाइनल है जो आपने GSTR 1 में डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी। जो सप्लाई आपने कर दिया है वो कितना सप्लाई किया, उसके ऊपर कितना टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से या बायर से, वो तो आपका फाइनल है। अब क्रेडिट कितना मिलेगा वो आपका जो सप्लायर है उसने कितना इनवॉइस दिखाया उसके ऊपर है। तो मैचिंग करने के बाद में जितना मैचिंग हुआ उतना हम ITC क्लेम करेंगे, और बाकी जो डिफरेंस है लाइबिलिटी से अगर ITC कम है तो पेबल आएगा। तो उसका सारा ये प्रोसेस करने के लिए 13 तारीख के बाद ही वो काम करना पड़ता है। लाइबिलिटी फाइनल तब होता है, कितना पे करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ पे एंट्री करते हो, बाद में यहाँ पे करते हो। तो इसके लिए पहले समझने के लिए मैंने क्या किया, CGST का लाइबिलिटी का लेजर CGST रखा और परचेज के लिए इनपुट CGST किया, क्योंकि अपने को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर मैं एंटर करता हूँ, अमाउंट देखता हूँ, फिर लिख के रखता हूँ ये इसका इतना है, परचेज का इतना है, सेल्स का इतना है। तो इसके लिए 2 लेजर बनाना अच्छा है। और उसके बाद जब आप एंट्री करते हो, अल्टर वाउचर टाइप, सेल्स है, परचेस है, ये परचेस का आपका टाइप है, बराबर है। यहाँ पे परचेस आता है। इसके बाद नीचे जब हम टैक्स लेते हैं तो इनपुट CGST, इनपुट AGST दे दिया। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ अगर चाहिए तो वो लेंगे, राउंडिंग ऑफ तो वो आ जाएगा। ये इसमें मैंने वाउचर टाइप को चेंज किया। अब देखो अपने आप आ गया इनपुट CGST, इनपुट AGST। बस आप आइटम डालते जाओ, टैक्स ले लेगा वो। जितना हम ऑटोमेट कर सकते हैं उतना करेंगे, मतलब अपनी एंट्री एक्यूरेट हो। अकाउंटिंग एक्यूरेट है तो टैक्स कैलकुलेशन एक्यूरेट होगा। किसका कनेक्शन किधर है वो देख लो। अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप को अल्टर, सेल्स को अल्टर, लास्ट ऑप्शन इनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन, यस। उसके नीचे यस। सेल्स है तो उसके अंदर CGST, AGST, वाउचर, F8, F9, हम लॉ क्यों समझ रहे हैं, हमारा अकाउंटिंग परफेक्ट होना चाहिए। हम अकाउंटिंग किस लिए कर रहे हैं, अगर आपको रीज़न मालूम है कि ये सेक्शन में ये लिखा है, ये रूल में ये लिखा है, इसके लिए ऐसा होना चाहिए, ये क्लियर हो जाएगा, अकाउंटिंग पक्का हो जाएगा आपका। और पोर्टल पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स है तो उसमें पता हुआ है पेमेंट होगा तो पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर होगा। उस इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में लाइबिलिटी, क्रेडिट, पेमेंट वो पूरा वहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा। जैसे वहाँ रिकॉर्ड रहेगा वैसे आपका अकाउंटिंग यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ हम अकाउंटिंग इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने वैसा प्रावधान बनाया, उस तरीके से प्रोसेस होता है। तो हमारे रिकॉर्ड में जो है वही हम वहाँ पे डाल रहे हैं, उनको वही इंटीमेट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे गलती हो गई, अगर गलत इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर की तो गलत इन्फॉर्मेशन को ही आप पास ऑन करोगे गवर्नमेंट को। तो अकाउंटिंग बेस है, अकाउंटिंग क्लियर है तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब इसका इंक्वायरी कब आता है, एनुअल रिटर्न करने के बाद में 72 मंथ्स में इंक्वायरी आता है। एनुअल रिटर्न फाइल हुआ उसके 72 महीने में इंक्वायरी आएगा। अब आपको क्या याद रहेगा, आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है वही आपको मालूम नहीं, अकाउंटिंग का फंडामेंटल क्या है वही मालूम नहीं, किसका लिंक कहाँ पे क्या है क्या मालूम नहीं। अब इंक्वायरी आएगा तो जवाब कौन देगा, अकाउंटेंट ने बोला मैंने तो एंट्री कर दी
मैं तो एंट्री करता हूँ, बिल आता है मैं एंट्री करता हूँ, पेमेंट करना होता है, सप्लायर बोलता है अरे पेमेंट नहीं हुआ तो कितना बिल है, कौन सा बिल का पेमेंट बाकी है, मैं पूछता हूँ उतना, फिर जो हमारा मैनेजर है जो ओनर है उसको बोलता हूँ, पार्टनर को बोलता हूँ, वो बोलते हैं ठीक है पेमेंट कर दो, चेक बना दो, साइन ले लो, मेरा काम हो जाता है। अब टैक्स का नोटिस आया तो क्यों आया, कहाँ गलती हुई, किसको मालूम है? आपको रूल ही मालूम नहीं है, आपको प्रोसीजर ही मालूम नहीं, आपको प्रोसीजर ही मालूम नहीं, तो आप कभी सीखोगे ही नहीं, अकाउंटेंट कभी सीखेगा ही नहीं, फिर उसको लॉ ही मालूम नहीं है। फिर जो क्वेरी आएगी उसके ऊपर जो रिटर्न भरने वाला है वो अपना काम करेगा, बोलेगा इतना इतना आप अमाउंट भर दो, उसकी आप एंट्री कर दोगे, बात खत्म हो गई। उसका क्या जीएसटी हुआ, क्या इनकम टैक्स हुआ, क्या ऑडिट हुआ, कुछ पता नहीं होता अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट सिर्फ अपना गधा मेहनत करते रहते हैं। अभी मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ इसके ऊपर कि आपको दिखाना है मुझे कि ये पोर्टल पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, ये यहाँ पे अमाउंट दिखता है सामने और रिकॉर्ड होता है, वैसा ही रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अकाउंटिंग परफेक्ट करो, बाकी चीज़ उसके कनेक्शन में जो लॉ में लिखी है हम समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि सिस्टम चलता कैसा है। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे।